हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th आईसीएससी। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में आप लोगों का चैप्टर फिनिश हो गया था। हम लोग पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस। ओके। कुछ होमवर्क भी दिया होगा आप लोगों को, एक्सपेरिमेंट्स दिए थे, और इसके अलावा जो कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी दिए थे। ठीक है, तो वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। अब आज की क्लास में नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ जेनेटिक्स सम फंडामेंटल्स। ओके। मैं अब बता देती हूँ आप लोगों को। अब तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बेसिक चैप्टर सेल, ठीक है, जो कि चैप्टर 1 था आप लोगों के सिलेबस का। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। ऐसा है ना? हाँ, ठीक है। और उसके बाद माइटोसिस, मियोसिस, यही सब चीज़ें पढ़ी थी आप लोगों ने इसमें। इसके बाद थर्ड जो सेक्शन था दैट वाज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, क्लोरोप्लास्ट, है ना, और जो ग्लूकोज था उसका फेट, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, किन फैक्टर्स की वजह से फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, किन की वजह से कम होगा, ये सब चीज़ें हम लोगों ने इस सेक्शन में कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद आज जो है हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जेनेटिक्स फंडामेंटल्स। अच्छा, इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में बेसिक जो है उस पर ज़्यादा एम्फेसिस किया हुआ है। ठीक है, बहुत डिटेल्ड अकाउंट नहीं है। डिटेल्ड अकाउंट जो है वो सीनियर क्लासेस में रहेगा, तो इसीलिए चैप्टर का नाम कुछ ऐसा है, फंडामेंटल्स। फाइन। तो जेनेटिक्स समझने से पहले बात करते हैं कुछ टर्म्स की, उसके बाद फिर जेनेटिक्स समझने की कोशिश करते हैं कि जेनेटिक्स क्या होती है। ओके। तो एक टर्म आती है, आप लोगों ने सुनी भी होगी, हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी, या फिर इसी को आप इनहेरिटेंस भी बोल देते हैं। फाइन। तो ऐसा कुछ टर्म आपने सुना होगा, तो ये है क्या? अभी कुछ भी मत लिखिए, पहले समझ लेना। देखो, तो आप लोग जानते हो कि जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स का मतलब यहाँ पर बॉडीली फीचर्स हैं। ठीक है, बॉडीली फीचर्स का मतलब जैसे आइज़ का कलर क्या है, ठीक है, या फिर जो हेयर है उनका टेक्सचर कैसा है, कर्ली हेयर है, वेवी हेयर है, ठीक है, आइज़ ब्राउन है, ब्लैक है, ब्लू है ना, ऐसे जो ईयर लोब्स हैं ये फ्री हैं, अटैच्ड हैं। तो ये जो हाइट कैसी है, टॉल है या ड्रॉप है, तो ये जो बॉडीली फीचर्स होते हैं, बॉडी के जो फीचर्स होते हैं जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, किसी भी प्रोजनी को पेरेंट्स से प्राप्त होते हैं, तो पेरेंट्स से उन कैरेक्टर्स का प्रोजनी में जाना या ऑफस्प्रिंग में जाना, इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? तो पेरेंट्स से प्रोजनी में कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन, इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। फाइन। तो हेरिडिटी में ये तो हमें समझ में आ गया कि पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बच्चे में जाते हैं। अब ये जाते कैसे हैं? ठीक है, आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं, माइटोसिस मियोसिस में भी आपको बताया था कि जो फादर हैं उनकी बॉडी में बनते हैं स्पर्म्स, मदर की बॉडी में ओवम। ठीक है, तो फादर की बॉडी से जो ये स्पर्म्स बन रहे हैं, ये इसका जो न्यूक्लियस है ये एंटर करता है ओवम में। फिनोमिना इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसी को ही आप क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म का न्यूक्लियस किस में चला जाता है? ओवम के न्यूक्लियस में, यानी कि फीमेल गैमेट में। भाई स्पर्म इज मेल गैमेट ना, स्पर्म मेल गैमेट है। गैमेट मतलब जो रिप्रोडक्टिव सेल जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करे, तो ये भी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए आपने इनको क्या बोला? गैमेट। ठीक है, तो ऐसे ही स्पर्म है और ऐसे ही ये ओवम है। तो इनके फ्यूजन से, यानी कि इसकी न्यूक्लियस की एंट्री से जो सेल रेडी हुई, इसको ही आप क्या बोल रहे थे? जायगोट। फिर ये जायगोट जो है आगे डेवलप होगा इनटू एम्ब्रियो फीटस। ये हम पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले चैप्टर में, माइटोसिस मियोसिस में। ठीक है क्लास, तो पेरेंट्स जो हैं उनसे बनने वाली जो प्रोजनी है, जायगोट आगे डेवलप करेगा एम्ब्रियो में, ठीक है, और फिर फीटस में, और फीटस से एक न्यू बॉर्न चाइल्ड यानी कि इन्फेंट, इन्फेंट फिर आगे बड़ा होगा, चाइल्ड एंड देन एडल्ट। तो ये जो बच्चा है, ठीक है, ये जो छोटा बच्चा है,
ये रिजेंबल करेगा, मैच करेगा अपने पेरेंट्स से, ठीक है। बोलते नहीं इसकी आंखें इसकी मम्मी पे गई है, इसके बाल इसके पापा पे गए हैं, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना नॉर्मल आम बोल चाल भाषा में। तो ये जो चाइल्ड है ये अपने पेरेंट्स से रिजेंबल कर रहा है। कैसे रिजेंबल करा? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है, इसी न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट है और डीएनए में जीन्स प्रेजेंट है, ऐसा हम पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि डीएनए है न्यूक्लियस में डीएनए है ना, क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमोसोम वगैरह। तो यही जो क्रोमेटिन है इसमें डीएनए प्रेजेंट है और डीएनए में जीन्स हैं, फाइन। तो यही जो जीन्स हैं ये दो फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, एक तो ये प्रोटीन बनवा रहे थे, मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया ये प्रोटीन बनवा रहे थे, और दूसरा ये बॉडीली फीचर्स या बॉडी कैरेक्टर्स देने में भी हेल्प कर रहे थे। तो यानी कि फादर के न्यूक्लियस में और मदर के न्यूक्लियस में जो डीएनए है उसमें जो जीन्स प्रेजेंट हैं वही जीन्स किस में गए हैं? जायगोट में गए हैं, और वही जीन्स जो हैं वो किस में गए हैं? अल्टीमेटली जायगोट के डेवलपमेंट से क्या बना है? चाइल्ड बना है, ठीक है। तो वो चाइल्ड किससे मैच करेगा? अपने पेरेंट से मैच करेगा, समझ गए। तो इसी प्रोसेस को आप क्या बोल रहे हैं? हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का बेसिक मतलब यही होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ बॉडीली फीचर्स, बॉडी कैरेक्टर्स या ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग, ओके। तो जीन्स में कोई भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो आंखें कैसी होंगी उसकी हो, बाल कैसे होंगे उसकी हो, हाइट कैसी होगी, कम्प्लेक्शन कैसे होगा, जो भी बॉडीली फीचर्स की इंफॉर्मेशन होगी वो सारी यहाँ अपीयर हो जाएगी। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हेरिडिटी, ठीक है। इसी का ही दूसरा नाम इनहेरिटेंस भी होता है, इनहेरिट करना। तो इस चाइल्ड के जो भी फीचर्स होंगे, जो भी बॉडीली फीचर्स होंगे, वो इसने किससे इनहेरिट करे हैं? अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करे हैं, ठीक है। तो इसलिए इस प्रोसेस को आप इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, ओके क्लास। तो ये तो मैंने आपको नॉर्मल बताई पहली बात, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। अब एक दूसरा टर्म और आता है वेरिएशंस, ठीक है। दूसरा टर्म आता है वेरिएशन, ये भी आप लोगों ने सुन रखा है, हाँ, पिछले चैप्टर में था स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स में। तो वेरिएशंस में एक बार फिर से बता दूं कि कोई भी एक स्पीशीज़ है, ठीक है, सपोज ह्यूमन बींग्स जो हैं ये पूरी एक स्पीशीज़ है। अब ये जो स्पीशीज़ है इसमें आप देखते हैं सभी ह्यूमन बींग्स एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं, है ना, एक्सेप्ट जाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। यहाँ ट्विंस की बात नहीं हो रही है, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ कि जनरली क्या होता है कि ह्यूमंस जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, इन्हीं डिफरेंसेस को आप क्या बोलते हैं? वेरिएशंस। एक ही स्पीशीज़ के अंदर जो एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट है कई चीज़ों में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ में, हर चीज़ में डिफरेंट तो होते हैं कहीं ना कहीं। तो इन्हीं डिफरेंसेस को टेक्निकली क्या कह दिया जाता है? वेरिएशंस। तो जेनेटिक्स अल्टीमेटली क्या हुआ? जेनेटिक्स बायो की एक ब्रांच है। आप लोगों ने क्लास 9th में चैप्टर पढ़ा था इंट्रोड्यूसिंग बायोलॉजी, अगर याद हो तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोड्यूसिंग बायोलॉजी, उसमें बायो का इंट्रोडक्शन दे रखा था कि क्या सब्जेक्ट है, इसमें क्या पढ़ते हैं, और उसकी वेरियस ब्रांचेस दे रखी थी कि इसकी और कितनी ब्रांचेस हैं, उनमें हम क्या क्या स्टडी करी जाती है। तो उसमें से एक ब्रांच जेनेटिक्स भी थी। तो जेनेटिक्स जो है ये बायो की एक ब्रांच है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है, जिसमें आप स्टडी करते हैं क्या? हेरिडिटी और वेरिएशन। तो जिस सब्जेक्ट में आप हेरिडिटी पढ़ें कि ये ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, ये बॉडी फीचर्स कैसे जनरेट हो रहे हैं, ये सब पढ़ें, या वेरिएशंस नॉर्मली आप पढ़ें, तो उस सब्जेक्ट को आप क्या बोल देते हैं? जेनेटिक्स, ठीक है। तो वेरिएशंस का रूट कॉज तो आई थिंक क्लियर होगा, ये भी लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में पढ़ाया गया था, लास्ट टू लास्ट इसमें आपको बताया गया था कि वेरिएशंस जो हैं वो किसकी वजह से आती है, हाँ, बताया था कि नहीं, मियोसिस में कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है जिसकी वजह से वेरिएशन जनरेट हो जाती है? क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही वेरिएशन जनरेट होती है। तो वही चीज़ें हमने वहाँ पढ़ी थी, वही है, कुछ अलग थोड़ी ना, ऐसा थोड़ा ना चैप्टर बदलेगा तो कंसेप्ट ही बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है क्लास। तो जेनेटिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों को क्लियर हो गया, दोनों टर्म्स भी क्लियर हो गई। तो आज की क्लास में तो हम बहुत बेसिक टर्म्स ही सीखेंगे और उन टर्म्स का यूटिलाइजेशन हम आगे की क्लासेस में करेंगे, ठीक है। तो वही पहले आपको बेसिक टर्म्स बता दी जाएंगी जो बार बार यूज़ होंगी इस सेक्शन में,
और फिर जो भी सक्सेसिव क्लासेस होंगी उन टर्म्स का हम यूटिलाइजेशन सीखेंगे कि वो कैसे अप्लाई हो रही है। तो जब वो अप्लाई होंगी तब आपको ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। हो सकता है आज उतनी क्लियर ना हो, लेकिन जब हम अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। इसलिए आज की क्लास थोड़ा ध्यान से ज़्यादा सुनना, ताकि एप्लीकेशन पार्ट में आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए, तो पहले आप लोग ये कंप्लीट कर लो, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस का कुछ कोई डेफिनेशन लिख लीजिए। पहले टर्म लिखो हेरिडिटी। हेरिडिटी इसमें लिखेंगे द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स to offspring, the transmission of characters from parents to offspring, स्लैश डाल के लिखो progeny, offspring को progeny भी बोलते हैं ना। the transmission of characters from parents to progeny, कॉमा डाल के लिखो called, progeny की स्पेलिंग लिखी हुई है बोर्ड पे, PROGENY, progeny, कॉमा डाल के लिखेंगे called heredity, called heredity, full stop इसी के साथ। it is also called, it is also called inheritance, it is also called inheritance, inheritance को अंडरलाइन कर देना भाई, it is also called inheritance, डन, ओके। नेक्स्ट लिखो इसके बाद वेरिएशंस। नेक्स्ट टर्म लिखेंगे वेरिएशंस। इसमें लिखो द डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स, द डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ, द डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज, द डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज, कॉमा डाल के लिखेंगे कॉल्ड वेरिएशंस, called variations, ठीक है। अब आगे लिखो जेनेटिक्स। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स with the study of, that deals with the study of heredity and variations, the branch of biology that deals with the study of heredity and variations called genetics, the branch of biology that deals with the study of heredity and variations, कॉमा डाल के लिखेंगे called genetics, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स। अच्छा, हर सब्जेक्ट का ना कोई पर्सन होता है जो फाउंडेशन रखता है। फाउंडेशन मतलब इनिशियली उस पर काम करता है, ठीक है। तो एक नींव रख दी, एक फाउंडेशन रख दी, तो इसलिए उस सेंस में उसको फादर बोल देते हैं। या फिर उसने कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन कर दी हो, ठीक है, या डिस्कवरी कर दी हो, तो उस सेंस में भी। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो यहाँ पर है ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। या आप शॉर्ट में G.J. मेंडल भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, फाइन। तो ये जो हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। इन्होंने इनिशियली बहुत काम किया था, इन्हीं के बारे में यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत पढ़ना भी है, ठीक है। इनके कि किस तरीके से इन्होंने काम किया और इनिशियल फाउंडेशन सेट कर दी इस सब्जेक्ट के लिए, ओके। कंप्लीटेड, फाइन। तो अब आगे की क्लास में, आज की क्लास में आप लोगों को कुछ टर्म्स पढ़नी है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो अब नेक्स्ट आप लोग अगली हेडिंग बनाइए टर्मिनोलॉजी, ठीक है, सम टर्मिनोलॉजीज। अच्छा, एक चीज़ और,
पहले मैं थोड़ा बेसिक चीज़ आपको मेंडल के बारे में बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन है, फिर हम टर्म्स देख लेंगे। देखो भी बच्चों, इसमें क्या है कि जो मेंडल थे ये इनमें जैसे बहुत क्यूरियोसिटी थी कि जो लायन है उसके बच्चे लायन जैसे ही क्यों दिख रहे हैं, है ना, या कोई पी प्लांट है उससे पी प्लांट ही कैसे जनरेट हो रहे हैं, कोई और प्लांट क्यों नहीं जनरेट हो रहा, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने बहुत उस पर वर्क करने की कोशिश करी। इसको आप ऐसे समझ लो जैसे नॉर्मल क्यूरियोसिटी किसी में होती है तो फिर हम पता लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, सेम कंडीशन इनके केस में थी। तो जो इनको इस चीज़ का जानना था, ये जानने के लिए उत्सुक थे, उस पर इन्होंने वर्क करा। तो जहाँ ये रहते थे वहीं आसपास पी प्लांट यानी कि मटर के पौधे बहुत प्रेजेंट थे, ठीक है। तो इन्होंने उसी को ही एक मॉडल की तरह यूज़ करा, एक्सपेरिमेंटल मॉडल की तरह यूज़ करा। एक्सपेरिमेंटल मॉडल मतलब जिस भी ऑर्गेनिज्म को आप यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए या एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, तो उस पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसको आप क्या बोल देते हैं, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गन, एक्सपेरिमेंटल मॉडल, ठीक है। तो यहाँ जो पी प्लांट है उसके केस में यही हुआ था। पी प्लांट जो है उसको उन्होंने यूज़ करा एज एन एक्सपेरिमेंटल मॉडल, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल था, जहाँ वो रहते थे वहीं अवेलेबल था, इसलिए कोई इशू नहीं आया, तो इसलिए उन्होंने पी प्लांट चूज़ करा। ओके, तो एक तो पी प्लांट इस वजह से चूज़ करा क्योंकि वो ईजिली अवेलेबल है। दूसरा ये एक एनुअल प्लांट है, ठीक है, शॉर्ट लाइफ स्पान जिसको आप बोल सकते हो। शॉर्ट लाइफ स्पान का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट लाइफ स्पान का सिंपल सा मतलब है भाई कोई भी चीज़ है अगर आप उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट जल्दी देखना चाहोगे। ऐसा तो है नहीं कि आप खुद ही बूढ़े हो गए, ओल्ड हो गए और अब तक रिजल्ट ही नहीं आ रहा, तो ऐसी चीज़ तो नहीं चाहिए ना। आपको अपने लाइफ स्पान के अंदर ही, अपने जीवन के अंदर ही एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट देखने हैं। तो उसके लिए आपको ऐसा ऑर्गेनिज्म चूज़ करना ज़रूरी है जिसका लाइफ स्पान काफ़ी छोटा हो, ठीक है, जो जल्दी रिजल्ट दे, विद इन अ ईयर या विद इन मंथ्स रिजल्ट दे, ठीक है, या विद इन 2 ईयर्स। तो पी प्लांट के केस में ये बहुत स्पेशल एडवांटेज थी कि इसका लाइफ स्पान छोटा था, ये विद इन अ ईयर जो था रिजल्ट देता था, यानी कि अगर आपको इसकी प्रोजनी देखनी है, इसके जैसे और दूसरे पी प्लांट देखने हैं, इसके बच्चे देखने हैं, तो आपको उसी साल के अंदर दिख जाएंगे। तो रिज़ल्ट बहुत क्विक था, तो इसलिए ये भी एक एडवांटेज हो गया पी प्लांट के केस में। तो इन्हीं वजहों की वजह से मेंडल ने पी प्लांट चूज़ करा कि मैं अपनी जो क्यूरियोसिटी है इसके एक्सपेरिमेंटेशन करके पता लगाता हूँ कि ऐसा इस पी प्लांट के अंदर क्या हो रहा है जिसकी वजह से इससे बनने वाले जो दूसरे प्लांट हैं वो इसी के जैसे दिखाई दे रहे हैं, या ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन उनमें जा रही है, ठीक है। तो ये पी प्लांट जो है इस वजह से उन्होंने चूज़ करा। तो यहाँ पर जब वो पी प्लांट पर रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स, अभी मैंने आपको कैरेक्टर्स बताए, बॉडी कैरेक्टर्स बताए, ठीक है, एनिमल बॉडी में, ऐसे प्लांट बॉडी में भी कैरेक्टर्स होते हैं, बॉडीली कैरेक्टर होते हैं। क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, जैसे प्लांट की हाइट हो गई, है ना, फ्लावर का कलर हो गया, सीड की शेप हो गई, प्लांट में तो यही कैरेक्टर होंगे, उनके बॉडीली कैरेक्टर्स तो यही होंगे। तो उन्होंने ऐसे ही कुछ बॉडीली कैरेक्टर्स पर ध्यान दिया, जैसे हम लोग भी अगर एक्सपेरिमेंट करें तो किन चीज़ों पर ध्यान दे देंगे, आईक्यू पे ध्यान दे देंगे, है ना, हाइट पे ध्यान दे देंगे, ठीक है, और कम्प्लेक्शन वगैरह या नॉर्मल, इन सब चीज़ों पे ध्यान दे देंगे। ऐसे ही उन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी का आंसर पता लगाने के लिए कुछ कैरेक्टर्स पर वर्क करने की कोशिश करी, ठीक है। तो उन्होंने 7 कैरेक्टर्स, 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, उस पर उन्होंने ध्यान दिया। तो वो 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से थे जिस पे मेंडल ने वर्क करा, वो कैरेक्टर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, जिसमें प्लांट की हाइट आ जाएगी, स्टेम की हाइट, ठीक है, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, ये सब चीज़ें, ठीक। तो वो अभी आपको लिखवा दिया जाएगा, 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से थे, ठीक है क्लास। तो पहले आप लोग इतना लिख लो, मैंने आप लोगों को बहुत बेसिक बताया, पहले आपको जेनेटिक्स बताया कि जेनेटिक्स क्या है, हेरिडिटी और वेरिएशंस की स्टडी जिस सब्जेक्ट में करते हैं वो जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स के फादर कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, और मेंडल जो थे उन्होंने कौन से प्लांट पर रिसर्च करी, क्यों करी वो भी बताया, ठीक है, और उसके बाद कि उस प्लांट के अंदर उन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर्स बेसिकली स्टडी करे। फाइन, क्योंकि अब ऐसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी लिविंग क्रिएचर के अंदर, तो अब पता तो होना चाहिए ना, स्पेसिफाई तो करना चाहिए ना, आप लिस्ट तो बनाओ कि कौन कौन से कैरेक्टर्स को आप ध्यान रखे हुए हैं।
तो वही चीज़ यहाँ पर मेंडल ने करी। ओके, तो इतना आप पहले लिख लो, उसके बाद फिर हम टर्मिनोलॉजीज आगे पढ़ते हैं। इसमें लिखो मेंडल conducted his experiments Mendel conducted his experiments on pea plant ब्रैकेट में Pisum sativum. Mendel conducted his experiments on pea plant Pisum sativum. 2n is equals to 14. ठीक है, 2n is equals to 14 यहाँ पर हो जाएगा। पाइसम सटाइवम उसका साइंटिफिक नेम है। इसमें पी आप कैपिटल बनाएंगे, बाकी सारे लेटर स्मॉल बनाएंगे और सेपरेटली अंडरलाइन। ठीक है, साइंटिफिक नेम ऐसे ही लिखते हैं, क्लास 9th में बताया गया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो उसमें पहले बताया था पहला लेटर कैपिटल बनाएंगे, सारे स्मॉल सेपरेटली अंडरलाइन। तो पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। तो मेंडल कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट 2n इज इक्वल्स टू 14। 2n आप लोगों को पता ही है डिप्लॉयड, तो डिप्लॉयड नंबर इसका 14 होता है। ये सब पढ़ाया जा चुका है, वही एप्लीकेशन यहाँ पर आ रही है और कुछ नहीं। ठीक है भाई, क्लास आगे लिखेंगे। ही चोज पी प्लांट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। इन रीजन्स की वजह से उसने पी प्लांट चूज करा। नंबर 1, ईजिली अवेलेबल। ठीक है, ईजिली अवेलेबल था। दूसरा, शॉर्ट लाइफ स्पान। थर्ड, ईजिली अवेलेबल होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप देखो कोई ऐसी चीज़ जिस पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और वही आपको आसानी से नहीं मिल रही, तो फिर कैसे एक्सपेरिमेंट करोगे। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर मॉडल ऑर्गेनिज्म उसका ईजिली अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो ईजिली अवेलेबल, शॉर्ट लाइफ स्पान। तीसरी बात आ जाएगी सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट। ठीक है, पी प्लांट एक सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होने के पूरे चांसेस हैं। माइंड द बढ़िया चांसेस बोला गया है। ठीक है, ये भी क्लास 9th में पढ़ा था पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन में। तो मेंडल ने पी प्लांट चूज करा इन सब रीजंस की वजह से। ओके, ही स्टडीड 7 characters. He studied 7 characters in pea plant, which are as follows. ठीक है, तो यहाँ टेबल बनवाई जा रही है। तो ये 7 कैरेक्टर्स उसने स्टडी करे। यहाँ लिखेंगे कैरेक्टर्स। यहाँ लिखेंगे डोमिनेंट और यहाँ लिखेंगे रेसेसिव। फाइन, तो पहला कैरेक्टर जो उसने पी प्लांट में देखा, कि मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ किसकी हाइट किस वजह से आ रही है। ठीक है, वो कौन सा था, प्लांट की हाइट या स्टेम हाइट भी लिख सकते हैं, प्लांट हाइट। तो उसमें डोमिनेंट क्या था,
टॉल। ये डोमिनेंट रिसेसिव क्या है ये अभी आगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पर अभी सिर्फ आप लिख लीजिए, मैं ये अभी आगे क्लियर करूँगी जब हम मेंडल फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। तो प्लांट हाइट टॉल, ये क्लास में आपको पहले ही बता दिया गया भाई कि आज थोड़ा हो सकता है आपको कम समझ में आए, लेकिन आगे की क्लास में यूटिलाइजेशन में अच्छे से क्लियर होगा। इसीलिए ध्यान दो, ये नहीं कि समझ में नहीं आएगा तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, फिर आगे की क्लास में बहुत दिक्कत आएगी। तो प्लांट की हाइट टॉल कौन सी होगी, डोमिनेंट, ड्रॉप कौन सी होगी, रिसेसिव। देन सीड कलर, सीड कलर का मतलब क्या हुआ, आप लोग सब मटर खाते हो, मटर पनीर में, है ना। तो जो मटर है उसमें ये क्या होते हैं, सीड ही तो होते हैं ना। तो ये जो सीड होते हैं जनरली आपको ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, है ना, लेकिन जब ये और पक जाते हैं तो ये येलो कलर के हो जाते हैं। तो इसलिए डोमिनेंट कैरेक्टर इज येलो और रिसेसिव इज ग्रीन। फिर नेक्स्ट इज सीड शेप, सीड शेप। तो सीड की शेप आप देख रहे हैं कि या तो ये आपको एकदम राउंड मिलेंगे, स्मूथ मिलेंगे, है कि नहीं, राउंड या फिर स्मूथ मिलेंगे, या फिर ये पिचके हुए से होंगे इस तरीके से, ठीक है, या तो बिल्कुल गोल होंगे या फिर इस तरीके से होंगे। तो जो पिचके हुए से हैं उनको आप बोलेंगे रिंकल्ड। ओके, देन नेक्स्ट आता है पॉड कलर एंड पॉड शेप। तो पॉड कलर, पॉड मतलब ये जो बाहर वाले पूरी कवरिंग है, छिलका उतारते हो ना पूरा, मटर साफ करते हो, तो ये जो बेसिकली आउटर कवरिंग है उसी को क्या कहा जाता है, पॉड। और इनको जो आप खाते हो ये क्या होती है, सीड, ठीक है। तो सीड को छोड़ के जो भी पार्ट बचा वो क्या बचा, पॉड। तो पॉड का कलर, कि पॉड का कलर जो है वो कैसे आ रहा है, तो पॉड का कलर आपको कैसा दिखाई देता है, ग्रीन, और कुछ कुछ केसेस में कैसा दिखाई देता है, येलो, ऐसा ही होता है ना। फिर नेक्स्ट इज पॉड शेप। तो पॉड की जो शेप है, कुछ मटर आपने देखी है बहुत अच्छे से फूली हुई होती है ना, और कुछ ऐसे होते हैं पिचके हुए से होते हैं, उनमें मटर के दाने भी पिचके हुए होते हैं। तो पॉड शेप इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड का मतलब फूली हुई, और यहाँ पर आ जाएगा कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब वही पिचकी हुई। ये लिख लेना अपने आप लोग अगर नहीं याद रहे तो। फिर नेक्स्ट इज फ्लावर कलर, फ्लावर का कलर, ठीक है, कि फ्लावर उसने देखे कि जो पी प्लांट है, आप लोग जानते हो कि फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आते हैं फ्लावर की वजह से, ऐसा हमने पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन में सीखा था क्लास 9th में, ठीक है, कि अगर कोई नॉर्मल फ्लावर है तो फिर आफ्टर रिप्रोडक्शन उस वो दैट विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट या फिर वेजिटेबल, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। तो फ्लावर अगर आ रहा है तो फिर उसके कलर की भी बात होगी, कौन से कलर का। तो डोमिनेंट में मैं लिखिए रेड, वॉयलेट, ये सब डोमिनेंट में है, और वाइट कलर के फ्लावर्स हैं रिसेसिव की कैटेगरी में। फिर 7 नंबर में आ जाएगा फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर पोजीशन। तो फ्लावर की पोजीशन में समझिए पहले ध्यान से, इसमें एक्सियल, डोमिनेंट और टर्मिनल रिसेसिव, ठीक है। एक्सियल क्या होती है, जैसे ये लीफ एराइज हो रही है, ठीक है, ये लीफ एराइज हो रही है, और यहाँ ये जो लीफ एराइज होती है जिस पॉइंट से, और ये जो स्टेम है, इनके बीच में जो एंगल बनता है इसी को ही आप बोलते हैं, इस पोजीशन को, यहाँ पर ही अगर कोई फ्लावर प्रेजेंट है, यहीं पर ही मान लो कोई फ्लावर अगर प्रेजेंट है तो ऐसे फ्लावर की पोजीशन को क्या बोलेंगे, एक्सियल पोजीशन। और अगर वो बिल्कुल टिप पर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोजीशन। तो टर्मिनल वर्ड आया है यहाँ पे टिप के लिए, ओके। और एक्सियल का मतलब ये जो गैप है या जो एंगल है बिटवीन लीफ एंड मेन स्टेम, ओके क्लास। तो ये चीज़ें आप लोग कंप्लीट करिए, ये चार्ट बनाओ फटाफट से कैरेक्टर्स का, डोमिनेंट और रिसेसिव, ये 7 कैरेक्टर्स आपको बता दिए। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और ऐड कर लेना,
ये हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ओके, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोग कॉइन देखते हो तो कॉइन में या तो हेड होता है या टेल होता है, दो ही ऑप्शंस हैं, है ना। ऐसे ही कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर है तो उसके दो ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक। तो वो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट है, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इसलिए उनको बोल दिया गया है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मेंडल ने यही था, उसने बीच वाली कंडीशन कोई नहीं रखी थी, जैसे टॉल है या तो बिल्कुल ही ऊंची हाइट या फिर बिल्कुल ही ड्रॉप हाइट, ठीक है। बीच वाली कंडीशन मॉडरेट जैसी हाइट कोई चीज़ उन्होंने नहीं रखी। तो ये उनके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वही आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। चार्ट बनाओ, उसके बाद मैं ब्रीफ करती हूँ। हाँ जी, क्लास डन। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि जेनेटिक्स में हमें पढ़ना क्या है, कि कोई भी इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल के जो भी बॉडीली कैरेक्टर्स हैं, फीचर्स हैं, वो उसकी प्रोजनी में ट्रांसमिट हो रहे हैं या होते हैं, वो किस प्रोसेस के ज़रिए हुए, कौन से लॉज को फॉलो करते हुए, ठीक है, कौन से नियम कानून को फॉलो करते हुए, ये चीज़ें हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ बॉडीली कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजनी, तो ये चीज़ें हमने जेनेटिक्स में पढ़नी है। तो ये जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, ये कुछ लॉज फॉलो करते हैं, कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, फाइन। यही लॉज, यही रूल्स फाइंड आउट करने की कोशिश किसने की थी, मेंडल ने करी थी इनिशियली, ठीक है। तो इसीलिए उनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि उन्होंने फाउंडेशन रेडी कर दी। इसी के बाद फिर फर्दर रिसर्च होती गई, इन्वेस्टिगेशन होती गई और सब्जेक्ट फिर और ब्रॉड हो गया। तो आज की डेट में तो ये काफ़ी ब्रॉड है, लेकिन उस टाइम में 19th सेंचुरी में ये सब काम चल रहा था। तो तब इतना जो था डाइवर्सिफिकेशन नहीं था, तब इतनी डिटेल इसके बारे में नहीं थी, ठीक। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि पेरेंट्स से प्रोजनी में कैरेक्टर्स जाते हैं, लेकिन वो किन लॉज को फॉलो करते हुए जाते हैं, ये बात हमें किसने बताई थी, मेंडल ने। कैसे बताई थी, रिसर्च करके, एक्सपेरिमेंट करके। किस पर एक्सपेरिमेंट किया, पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट क्यों करा, उसके रीजंस भी आपको बता दिए, क्योंकि वो वही इजीली अवेलेबल था, उनको जल्दी रिजल्ट्स चाहिए थे, तो इस वजह से उन्होंने पी प्लांट को ही चूज़ करा, ठीक है। और उन्होंने उस पर क्या क्या बातें ध्यान दी, कौन कौन से कैरेक्टर्स पर ध्यान दिया, तो वो लिस्ट आपके सामने है। इन 7 कैरेक्टर्स पर उसने ध्यान दिया, उन्होंने ध्यान दिया, और इन्हीं कैरेक्टर्स के बारे में उन्होंने स्टडी करा। प्लांट बॉडी में और भी बहुत कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी में होते हैं, लेकिन इतने सारे कैरेक्टर्स पढ़ोगे तो फिर कंक्लूजन नहीं आ पाएगा, ठीक है। ढंग से रिसर्च करने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड होना ज़रूरी होता है, तो इसलिए उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स लिए और इसके बारे में जानने की कोशिश करी कि प्लांट बॉडी जो नई आ रही है उनमें ये पेरेंट्स से कितनी डिफरेंट है, या क्या रूल्स फॉलो करते हुए कैरेक्टर्स जा रहे हैं, ठीक है। सपोज प्लांट की हाइट है, वो कौन सा रूल फॉलो कर रही है कि अगर ये टॉल है तो ये भी टॉल बना, ये ड्रॉप है तो ये भी ड्रॉप बना। तो इस तरीके से वो लॉज या रूल्स उन्होंने फॉर्म करे एक्सपेरिमेंट्स करके। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो अब आप लोग कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ सकते हैं, मैंने पूरा बेस आपको समझा दिया। अब टर्मिनोलॉजी जो है वो 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग पहली टर्मिनोलॉजी लिखो, पहली टर्म लिखो, मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। स्पेलिंग इज, पहली टर्म लिखेंगे मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब देखिए ज़रा इसको समझिए। तो मेंडल ने 2 पी प्लांट लिए,
ठीक है, 2 पी प्लांट लिए, एक पी प्लांट टॉल और दूसरा पी प्लांट ड्रॉफ। फाइन। तो ये जो टॉल है ये मेल है, तो मेल है तो इस पे कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, एंथर या पिस्टल, सॉरी स्टेमन या पिस्टल, स्टेमन होगा। ठीक है, ऐसे ही वो जो फीमेल बॉडी है उसमें पिस्टल प्रेजेंट होगा। फाइन, ओके। तो अब इसने 2 प्लांट्स लिए, टॉल और ड्रॉफ। ठीक, तो यहाँ पर अभी वो किस पर ध्यान दे रहा है, कौन से कैरेक्टर पे ध्यान दे रहा है, सिर्फ प्लांट की हाइट पर ध्यान दे रहा है, उसे बाकी कैरेक्टर्स से मतलब नहीं है, इन कैरेक्टर्स से कोई मतलब नहीं है, उसे प्लांट की हाइट ऑब्जर्व करनी है कि मैं अगर एक टॉल प्लांट लेता हूँ और एक ड्रॉफ प्लांट लेता हूँ तो इनके बच्चे कैसे आएंगे, ठीक है, इनकी प्रोजनी कैसी आएगी। तो उसने उसका फोकस अभी किस पर है, सिर्फ हाइट पर फोकस है, यानी कि एक ही कैरेक्टर पर फोकस है। तो जब भी किसी क्रॉस में, क्रॉस का मतलब मेल और फीमेल जो है उसका फ्यूजन कराना जिससे नए प्रोजनी जनरेट हो, तो इस क्रॉस में जब हम एक कैरेक्टर कंसिडर करते हैं तो ऐसे क्रॉस को आप क्या बोलते हो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मीन्स सिंगल, ठीक है। लेकिन अब मान लो उसे प्लांट की हाइट के साथ साथ सीड की शेप भी देखनी है, ठीक है, कि प्लांट की हाइट, इन बच्चों के अंदर, ये जो नए बच्चे आएंगे इनके अंदर हाइट कैसी है, और दूसरा इनके अंदर जब फ्लावर्स आएंगे और फ्लावर्स आने के बाद जब सीड बनेगी, ठीक है, फ्लावर्स जब आएंगे फर्टिलाइजेशन होगा और सीड बनेगी, तो जो मटर हैं वो मटर के सीड की शेप कैसी होगी, ये भी वो जानना चाह रहा है उस क्रॉस के माध्यम से। तो उस पूरे क्रॉस में उसका फोकस कितने कैरेक्टर्स पर हुआ, 2 कैरेक्टर्स पर हुआ। कौन कौन से, एक तो प्लांट की हाइट और दूसरा सीड की शेप। तो जब 2 कैरेक्टर्स पर फोकस हो किसी भी क्रॉस में तो ऐसे क्रॉस को आप क्या बोलते हो, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये 2 कैरेक्टर्स कोई भी हो सकते हैं, मैंने यहाँ पर बस एक एग्जांपल इन दोनों के लिए, आप किसी का भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मोनो हाइब्रिड में भी किसी कैरेक्टर की आप स्टडी कर सकते हैं, सातों के सातों आपके सामने है, ठीक है क्लास। तो मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो जब भी हम कोई 2 प्लांट बॉडी लेंगे, उन 2 प्लांट बॉडी, एक मेल और एक फीमेल, उनको क्रॉस करवाने से, क्रॉस का मतलब इसके पॉलन ग्रेन्स उसमें ट्रांसमिट कर दिए, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फिर क्या होगा, सीड डेवलपमेंट होगा, फिर फ्रूट बनेगा, फिर जो सीड आएंगी उनको आप मिट्टी में बोओगे, फिर नई प्लांट बॉडी जर्मिनेट होएंगी, फिर नई प्लांट बॉडी में आप ऑब्जर्व करोगे कि प्लांट जैसे ये जो पेरेंट्स हैं इनके कौन कौन से फीचर्स आए, कौन कौन से कैरेक्टर्स आए, ठीक। तो ये जो बातें हैं ये क्रॉस के अंदर होती है। तो अगर उस क्रॉस के अंदर एक कैरेक्टर आप देख रहे हो तो मोनो हाइब्रिड, 2 देख रहे हो तो डाई हाइब्रिड। तो आपके माइंड में सबकॉन्शियसली ये क्लियर होना चाहिए कि मैंने अगर ये बोला है कि क्रॉस करवाया और ये प्रोजनी डेवलप हुई, तो ये प्रोजनी डेवलप कैसे हुई, मतलब वही पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे डस्ट करे होंगे, यहाँ पे फिर फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, सीड बना होगा, सीड को मिट्टी में दबाया होगा, ठीक है, नई प्लांट बॉडी फिर जर्मिनेट हुई होगी। तो हर बार ये स्टेप नहीं बताया जा सकता ना, इसलिए आप लोग क्लियर होने चाहिए कि क्रॉस के बाद ये प्रोजनी आती कहाँ से, आई कैसे। ओके, तो पहला जो टर्म था वो तो हमें क्लियर हो गया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब आगे की बात करते हैं। अभी हो सकता है आपको ये लगे कि हम थोड़ा लर्निंग सा कर रहे हैं ज़बरदस्ती, बट ये आपको अच्छे से क्लियर होगा आगे वाली क्लास में, तो वहाँ पर इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दो। दूसरा जो टर्म है वो है फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। अभी कुछ भी मत लिखना, सब लिखवाया जाएगा, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। तो इसमें क्या है, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप में देखिए, जैसे सपोज ये पी प्लांट है, ठीक। तो जो पी प्लांट है इस पी प्लांट में आपको प्लांट की हाइट दिखाई दे रही है टॉल। तो जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल फीचर्स जो दिखाई दे रहे हैं उन सभी कैरेक्टर्स को आप क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब जो एक्सटर्नली अपीयरेंस है, एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसको बोलेंगे फिनोटाइप। लेकिन ये जो फिनोटाइप है, टॉल हाइट है, ये हमें कैसा दिखाई दे रहा है, टॉल हाइटेड दिखाई दे रहा है, तो इसका फिनोटाइप क्या हो गया,
टॉल। अगर ये हमें ड्वार्फ दिखाई दे रहा होता तो उसका फिनोटाइप क्या होता, ड्वार्फ। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर मान लो फ्लावर की पोजीशन जो है एक्सियल होती, तो आप इसका फिनोटाइप क्या बताते, एक्सियल पोजीशन फ्लावर। ठीक है, इस तरीके से करके तो जो दिखाई दे रहा है एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसी को आपने टेक्निकली क्या बोल दिया, फिनोटाइप। लेकिन आप लोग जानते हो कि ये जो फिनोटाइप होता है इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे ही केस में अगर किसी की हाइट अच्छी है तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं जीन्स, की पेरेंट्स की हाइट अगर ज़्यादातर अच्छी होती है तो इट्स नेचुरल की प्रोजनी की भी हो। ठीक है, वो अलग बात है कि खाना पीना ढंग से नहीं हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से नहीं जा रहे, तो वो अलग केस है, लेकिन यूजुअली ऐसा होता है। तो यहाँ पर आप देखो कि जो भी फिनोटाइप होता है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन हो गए, फिर जीन्स रिस्पॉन्सिबल हो गए। तो उन्हीं जीन्स के लिए आप क्या वर्ड यूज़ कर लेंगे, जीनोटाइप। ओके क्लास, तो जो फिनोटाइप होता है दैट इज एक्सटर्नल अपीयरेंस, और उसके पीछे जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको आप क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, तो कोई भी फिनोटाइप है, ये ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं कि किसी का बहुत अच्छे जीन्स हैं तो उसका फिनोटाइप भी अच्छा होगा, ऐसा बिल्कुल ना समझे। कई बच्चे ऐसा समझ लेते हैं कि प्लांट बॉडी जो है उसके जीन्स बढ़िया हैं तो वो बहुत बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स देगा, बढ़िया बढ़िया वेजिटेबल्स देगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई भले ही आपने मान लीजिए बहुत अच्छी प्लांट बॉडी है सपोज, ठीक है, बहुत बढ़िया फ्रूट्स देना जानती है ये प्लांट बॉडी, लेकिन आप इसे इन्वायरमेंट ही नहीं दे रहे, ना तो आप इसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हो, है ना, ना प्रॉपर इसको सनलाइट मिल रही है, कंडीशंस आपने चेंज कर दी, इन्वायरमेंटल कंडीशन हटा दी, उतनी नहीं दे रहे, तो क्या ये अब आपको उतना रिजल्ट दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो इट्स ऑब्वियस। तो सेम कंडीशन यहाँ है कि जो जीनोटाइप होता है उसके बिहाफ पर आप फिनोटाइप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। जीनोटाइप में इन्वायरमेंट का रोल ऐड होना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू जनरेट फिनोटाइप। बात समझ में है, यानी कि जो आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस है ऐसा बिल्कुल मत समझना कि कोई किसी के पास बहुत बढ़िया आईक्यू के जीन्स हैं तो उसका फिनोटाइप भी बहुत, पर्सन सुपर इंटेलिजेंट होगा, बच्चा सुपर इंटेलिजेंट होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन्वायरमेंट। मान लो उसको आईक्यू के जीन्स तो बहुत अच्छे हैं लेकिन आप उसको इन्वायरमेंट एजुकेशन दे ही नहीं रहे हो, ठीक है, उसको बहुत एक अलग ही इन्वायरमेंट में रखा हुआ है, तो अब क्या वो उतना सुपर डुपर इंटेलिजेंट बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। ठीक, तो इन्वायरमेंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सिर्फ मियर जीन्स होना अच्छे फिनोटाइप कंफर्म नहीं करता, जीनोटाइप के साथ साथ और अच्छा क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंट, इन ऑर्डर टू जनरेट फिनोटाइप। ठीक, तो प्लांट बॉडी में भी ऐसा ही होता है, कोई भी प्लांट है उसकी सीड्स मान लो बहुत अच्छी क्वालिटी की है कि बढ़िया पैदावार देंगी, बहुत बढ़िया प्रोडक्टिविटी देंगी, बहुत बढ़िया क्वालिटी के फ्रूट्स वेजिटेबल्स बनेंगे। ठीक, सीड्स तो बहुत अच्छी हैं, मतलब जीन्स तो बहुत अच्छे हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस बढ़िया है तो जीनोटाइप भी बढ़िया है, लेकिन उन सीड्स को जब आपने मिट्टी में बोया तो मिट्टी बहुत बेकार थी, फर्टाइल ही नहीं थी, न्यूट्रिएंट रिच नहीं थी, न्यूट्रिएंट पुअर थी। ठीक, कंडीशन ही आपने इन्वायरमेंट खराब कर दिया, तो अब क्या उस बढ़िया सीड से, बढ़िया जीनोटाइप से क्या बढ़िया फिनोटाइप अपीयर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, बहुत कम चांसेस है, मतलब क्या बोल सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है, तो इसलिए आप बिल्कुल मत समझना जैसा जीनोटाइप होगा पर्सन का वैसा फिनोटाइप होता है, कतई नहीं। इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इन्वायरमेंट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट एक्चुअली मेक्स अ पर्सन। तो जीनोटाइप के कॉम्बिनेशन से, इन्वायरमेंट और जीनोटाइप के कॉम्बिनेशन से ही एक्चुअल फिनोटाइप जनरेट होता है। ठीक है क्लास, तो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप तो समझ में आ गए। फिनोटाइप इज एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, और उस एक्सटर्नल अपीयरेंस के पीछे का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसी को ही आप क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। थर्ड आ जाता है इसके अंदर फैक्टर। तो ये जो जीन्स जैसी टर्म थी ना, ये मेंडल को पता नहीं थी। क्यों, क्योंकि ये टर्म डिस्कवर नहीं हुई थी उस टाइम पे, किसी ने रखी नहीं थी। मेंडल ने काम पहले किया था, यानी कि 19th सेंचुरी में, और जीन जैसा जो शब्द है ये यूज़ हुआ था 20th सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी में। ठीक, तो मेंडल उससे पहले चल बसे थे। ओके, तो इसीलिए वो जीन के प्लेस पर क्या टर्म यूज़ करते थे, फैक्टर। कैसे, उन्होंने ये बोला भाई आज तो हम जानते हैं कि पेरेंट्स के
बॉडी में गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, है ना, और उसके न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए में जीन्स हैं, और जीन्स जो हैं वही अगली जनरेशन में जा रहे हैं, और उन्हीं की वजह से कैरेक्टर्स आ रहे हैं, है ना। आज तो हम ये जानते हैं कि जीन्स जाते हैं, लेकिन तब मेंडल को नहीं पता था, तो उन्होंने क्या टर्म यूज़ करा, उन्होंने फैक्टर टर्म यूज़ करा कि पेरेंट्स की बॉडी में कुछ फैक्टर प्रोड्यूस होते हैं, वो फैक्टर एक्चुअल में प्रोजनी में जाते हैं, और इसीलिए प्रोजनी किससे मैच करती है, पेरेंट्स से मैच करती है। तो ये बात मेंडल ने ऐसे बताई थी, उनको जीन्स वगैरह के बारे में आइडिया नहीं था, इसलिए मेंडल के जो फैक्टर है वो आज की डेट में क्या कहे जाते हैं, राइट वर्ड क्या है उनके लिए, जीन। ठीक है क्लास, तो ये तीसरी बात थी फैक्टर। अब एक चीज़ और समझो, एक टर्म और आती है एलील, एक टर्म और आती है भाई एलील। ठीक, एलील का क्या मतलब है, एलील का सिंपल सा मतलब है ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन का मतलब, जीन आप जानते हो कोई ना कोई बॉडी कैरेक्टर एनकोड करता है, ये तो हमें क्लियर है ना, जीन बॉडी कैरेक्टर्स देते हैं, ये आपको पढ़ाया गया है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स में। तो जीन जो है ये बॉडी कैरेक्टर एनकोड करता है, बॉडी का कोई भी फीचर आप ले लो, चाहे वो हाइट ले लो, है ना, चाहे वो आईक्यू ले लो, चाहे वो आप कम्प्लेक्शन ले लो, है ना, चाहे आप आँखों का कलर ले लो, बालों का टेक्सचर ले लो, ठीक है, नोज़ की शेप कैसी होगी, मतलब जितने भी बॉडीली फीचर्स हैं ये सब जीन्स कंट्रोल करते हैं। तो ये जो बॉडी कैरेक्टर है, सपोज मैंने कोई बॉडी कैरेक्टर ले लिया, प्लांट की हाइट, ओके, तो प्लांट की हाइट जो है इसके ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स क्या निकल सकता है, या तो टॉल होगी या फिर ड्रॉप होगी। तो ये जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, इन्हीं ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स को आप क्या बोल देते हो, एलील। फाइन, तो ये जो टॉल है ये डोमिनेंट है, और ड्रॉप जो है वो रिसेसिव है। तो जो डोमिनेंट होता है उसको हम, उसका जो इनिशियल लेटर होता है उसी की कैपिटल फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ इनिशियल लेटर टी आ रहा है, उसकी कैपिटल फॉर्म क्या होगी, कैपिटल टी। ठीक, और जो रिसेसिव होता है वो डोमिनेंट का जो लेटर है उसके स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको अगर कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करें तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल टी से। ऐसे मुझे यहाँ बताओ, सीड कलर यहाँ पर येलो है, तो इसका सिंबल क्या ले लिया जाएगा, शॉर्ट फॉर्म कैपिटल वाई। ठीक है, क्योंकि इनिशियली डोमिनेंट में वाई आ रहा है, और इसका फिर क्या लेंगे हम, स्मॉल वाई। फाइन, तो जो रिसेसिव कैरेक्टर है उसका सिंबल हम डोमिनेंट पर बेस्ड लेते हैं, जो डोमिनेंट का सिंबल होगा उसी का ही स्मॉल लेटर किसका सिंबल हो जाएगा, रिसेसिव का। ओके, तो बॉडी कैरेक्टर यहाँ पर हमने ले लिया प्लांट हाइट, तो उसकी दो ही फॉर्म्स आ रही हैं, या तो टॉल या ड्रॉप, इसी को ही आप क्या बोल देंगे, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या हो गए, एलील। समझ गए, या टॉल और ड्रॉप क्या हो गए, एलील्स। इसको ऐसे समझ लो, और नहीं तो कि कॉइन उछाला, अब हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, तो कॉइन तो एक ही है लेकिन ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स कितनी बन रही है, दो बन रही है, या तो हेड या फिर टेल। तो हेड और टेल जो है वो क्या कहलाएंगे फिर, एलील्स। ठीक, तो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स को ही आप टेक्निकली क्या बोल देते हैं, एलील्स। ओके क्लास, चलो, तो ये 4-5 टर्म्स हो गई हैं, एक और कंप्लीट कर लो फिर साथ साथ लिख लेना, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब दो सिमिलर एलील्स एक साथ आते हैं, दो सिमिलर एलील्स, एक एलील ये रहा और एक एलील ये रहा, ये एक एलील ये रहा, एक एलील ये रहा, ठीक है, तो यहाँ पर जो सिमिलर एलील्स आ रहे हैं, दोनों सिमिलर एलील्स जो हैं इन्हीं के लिए आप क्या टर्म यूज़ करेंगे, होमोजाइगस। लेकिन अगर मान लीजिए ये कंडीशन है, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी, तो आप देख रहे हैं एलील्स डिफरेंट हो गए, ऑल्टरनेटिव फॉर्म टॉल और ड्रॉप बताई ना, तो टॉल और ड्रॉप ऑल्टरनेटिव फॉर्म एक साथ आ गई, तो उसको आपने क्या बोल दिया, हेट्रोजाइगस। ओके, तो ये बातें आप लिख लो। अब ऐसे ही मुझे ये बताओ, ये कौन सी कंडीशन है, ये होमोजाइगस होगी हेट्रोजाइगस होगी, आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रहा सीड शेप कैपिटल आर, रिंकल क्या हो जाएगा फिर, स्मॉल आर।
तो ये कौन सी कंडीशन आ गई, हेट्रोजाइगस। ठीक है, ऐसे ये कौन सी कंडीशन आ गई, होमोजाइगस। फाइन, ऐसे ये कौन सी कंडीशन आ गई, हेट्रोजाइगस। चलो क्लास, अब इतना आप लोग लिख लीजिए, सारी की सारी टर्मिनोलॉजी। इन्हीं का ही यूटिलाइजेशन हम अगली क्लास में सीखेंगे कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स कैसे करे थे। इसमें लिखो टर्मिनोलॉजी में ही, नंबर 1 मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड। स्पेलिंग गलत मत लिखना, मोनो लिख के HYBRID मोनोहाइब्रिड, ऐसे डाई लिख के हाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड क्रॉस डाईहाइब्रिड क्रॉस। इसमें लिखेंगे द क्रॉस इन विच वन कैरेक्टर इज स्टडीड, कॉमा डाल के लिखेंगे कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक क्रॉस है पेरेंट्स, क्रॉस ऐसे लिखेंगे भाई, पहले पेरेंट्स लिखा करो फिर कोलोन लगाया करो, पेरेंट्स लिख दो, टॉल बना दो मेल को, ड्रॉफ बना दो फीमेल को। उल्टा भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कहीं आप लोग सोचें। टॉल ड्रॉफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो टॉल है ड्रॉफ है, इससे जो प्रोजनी आएगी, प्रोजनी वो सपोज आई टॉल। ठीक है, टॉल ही आएगी, क्यों आएगी वो सब बताया जाएगा आपको अगली क्लास में। तो यहाँ कौन सा कैरेक्टर हम स्टडी कर रहे हैं, प्लांट हाइट। यहाँ लिखना भाई, इसको ऊपर लिख लो, कैरेक्टर कंसिडर्ड कैरेक्टर ऐसे लिखो, कंसिडर्ड। एग्जाम्पल में ही पहली लाइन ये लिखना, कंसिडर्ड कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर कंसिडर कर रहे हैं, प्लांट हाइट। ओके, फिर एक लाइन छोड़ के लिखो, द क्रॉस इन विच टू कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड साइमल्टेनियसली, टू कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड साइमल्टेनियसली, कॉमा डाल के लिखो, कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर्ड कैरेक्टर्स, तो दो कैरेक्टर्स कौन से कंसिडर करिए, एक कंसिडर कर लो सीड कलर, ठीक है, दूसरा कंसिडर कर लो सीड शेप। ठीक है, क्रॉस दिखा दो। पेरेंट्स, तो एक पेरेंट आप ले लो, एक प्लांट आप ले लो राउंड, सीड की शेप क्या हो जाएगी, राउंड, और कलर येलो। ठीक है, और दूसरा ले लो रिंकल्ड ग्रीन। आप लोग चार्ट देख लो जो टेबल बनाई गई है, उसमें देख लीजिए आप, सीड कलर मैंने आपको दो लिखवाए हैं, ग्रीन और येलो, और सीड की शेप राउंड और रिंकल्ड। तो डोमिनेंट मैंने एक साथ लिख दिए और रिसेसिव मैंने एक साइड लिख दिए। ठीक है, तो प्रोजनी आई है यहाँ पर राउंड येलो, कैसे आएगी वो सब पढ़ाया जाएगा अगली क्लास में, डोंट वरी।
तो आप देख रहे हैं इस प्लांट बॉडी में हम सिर्फ 2 कैरेक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए ऐसा क्रॉस क्या कहा जाएगा, डायहाइब्रिड क्रॉस। आगे लिखिए, phenotype and genotype, phenotype and genotype। इसमें the external appearance, the external appearance of organism constitutes phenotype। For example, tallness, ड्रॉफनेस। ठीक है, कोई लंबा है कोई छोटा है, तो एक्सटर्नल अपीयरेंस को आपने क्या बोल दिया, फिनोटाइप। और द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जीन्स की वजह से, ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट जीनोटाइप, उसे कहेंगे जीनोटाइप। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी एक्सेट्रा, ये जीनोटाइप है। ये बता दिया जाएगा आपको कैसे, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा जैसे हम यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट्स। हाँ जी, डन। अब थर्ड लिखो इसके बाद। थर्ड लिखिए, फैक्टर या मेंडेलियन फैक्टर, क्योंकि मेंडल ने यूज़ करे थे ये टर्म, मतलब इसमें लिखो मेंडल यूज्ड द टर्म फैक्टर he proposed that something is passed from parents to progeny that something he called factor, and nowadays it is called genes। फोर्थ लिखो उसके बाद, एलील्स, द ऑल्टरनेटिव forms of a gene called alleles। ठीक है, तो इसमें जीन लिख लीजिए। जीन आप ले रहे हैं, सपोज जीन बॉडी कैरेक्टर इनकोड करता है, तो मैंने बॉडी कैरेक्टर ले लिया प्लांट हाइट। ठीक है, ये एक जीन है, बॉडी कैरेक्टर है। ठीक, इसकी 2 फॉर्म्स हैं, टॉल और ड्रॉफ। सिंबल कैसे यूज़ करेंगे वो आपको बता दिया गया है। तो इन दोनों को आप क्या बोलेंगे, एलील्स। टॉल और ड्रॉफ क्या हो गए उसके, एलील्स। लास्ट लिखो, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। homozygous and heterozygous condition।
होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन में लिखिए। when both the alleles are similar, then that condition is called homozygous. For example, capital T, small t, capital R, capital R, small r, etc. फिर when both the alleles are dissimilar, then that condition is called heterozygous. For example, capital T, capital R, small r, etc. ठीक है, तो डिसिमिलर एलील्स हैं, आप लोग देख रहे हो, यहाँ ऐसे करके लिख लेना, डिसिमिलर एलील्स। ठीक है, इसलिए कैपिटल डी स्मॉल डी की कंडीशन को आप क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन। इसको आप लोग कंप्लीट करो। हाँ जी, क्लास डन। तो टर्म्स जो हैं वो सारी आप लोगों को कंप्लीट करा दी गई है। हाँ जी क्लास, तो आज के लिए जो टर्म्स आप लोगों को बताई गई वो यही थी। अगले टर्म पे हम इनका यूटिलाइजेशन सीखेंगे कि जो मेंडल है उन्होंने जब क्रॉस करवाया था, 2 पी प्लांट को कंसिडर किया था, तो कैसे कैरेक्टर्स कंसिडर करे, कैसे उनसे नई प्रोजनी डेवलप हुई और नई प्रोजनी में फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन करी, तो ये सब चीज़ों का यूटिलाइजेशन हम अगले टर्म पर सीखेंगे। तो आज आपको बेसिक टर्म्स बता दी गई हैं, इनको अच्छे से आप लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि ये आगे फिर यूटिलाइज बार बार होंगी। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। आज की क्लास के लिए इतना ही, कोई होमवर्क और दिया नहीं जा रहा। प्रिपेयर वेल। ओके क्लास, थैंक यू।